नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको डेली टू डेली 9 बजे सुबह में आपको जो क्लास मिल रही है एमए हिंदी मॉक टेस्ट के लिए, तो बहुत ही शानदार क्लास हो रही है आप सभी के लिए। दोस्तों, पढ़ाई अच्छे से करना मैं आप सभी को बोल दूं। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया पीजी में जो है सीयूसीटी होगा कि नहीं होगा। तो यार अभी देखिए, कोई नोटिफिकेशन जो है जेएनयू ने नहीं रिलीज़ करी है कि हम यूजी में लेंगे पीजी में लेंगे। बस ये कहा है कि सीयूसीटी लेंगे, ये आप भी समझते हैं। तो जेएनयू की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। ड्यू की बात करें तो ड्यू ने पूरा का पूरा मतलब जैसे कहते हैं प्रेस रिलीज कर दी थी और नोटिफिकेशन दे दिया है कि हम जो है 2022 के जो सेक्शन में एडमिशन होंगे उनके हम सीयूसीटी के जरिए लेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट आए थे कि भैया जो पीजी में सीयूसीटी होने वाला ही नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ नहीं हो, क्योंकि यही हमारा मतलब सिलेबस इतना हार्ड रह जाता है, तो एप्टीट्यूड की तैयारी कहाँ से करें, पर हमको करनी पड़ेगी। अगर बाय द वे मैं कहूँ, अगर जैसे कि एंड टाइम पे ही आपके सामने जो है सीयूसीटी ला के धर दिया कि हाँ आप सीयूसीटी भी होगा, तो आप क्या करेंगे, समझ गए। तो इसलिए पढ़ाई करिए, जीके जीएस की जो क्लास होती है करंट अफेयर की वो करा करिए। आके आगे भी आपके जितने भी कम टू डे एग्जाम होंगे उसमें फ़ायदा करेगा वो, समझ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो करा करिए। बिल्कुल। तो आज की जो हमारी क्लास होगी एमए हिंदी मॉक टेस्ट, अपनी फोर्थ मॉक टेस्ट क्लास होगी ये। तो देखते हैं कि इसमें 25 क्वेश्चंस की मैंने संख्या रखी है, 25 में से क्या स्कोर रहेगा आपका। और लास्ट में मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप जो है अपना स्कोर जरूर बताएं, समझ गए। और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आखिर ये क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी ना किसी एग्जाम के हैं। तो आपको मैं फैक्ट के रिलेटेड आपको सारे के सारे इसमें पॉइंट बताता जाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना फिर मॉक टेस्ट नंबर 4। प्यारे साथियों, ये आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो इनको आप सही से करेंगे और आपके जो अंत में स्कोर रहेगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होता है। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन हमारे आपके सामने है और आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। तो क्वेश्चन आ चुका है और आप सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो मैं आप सभी से सही विकल्प चाहता हूँ। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामांत काल। क्वेश्चन को मैं दोबारा दोहराऊंगा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, क्या प्रसिद्ध नाम दिया था, बताइए। ऑप्शन आदिकाल, चरण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामांत काल। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, वीर गाथा काल, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर गाथा काल, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी के सामने है और यहाँ पूछा गया आपको कि वीर गाथा काल के कवि नहीं है। तो बताइए, वीर गाथा के 4 इसमें कवि दिए गए हैं और इन चारों में से जो सबसे सुप्रसिद्ध होगा और सबसे करेक्ट आंसर होगा, बताइए क्या होगा। तो आप सभी के मैं ऑप्शन जो है बता देता हूँ। ए चंद्रदाई, बी नामदेव, सी मधुकर या डी दलपति विजय। तो बताइए वीर गाथा काल के इसमें से कौन से कवि नहीं है। तो देखिए मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए इसमें कौन कवि नहीं है आप सभी खुद जान जाएंगे। देखिए वीर गाथा काल जो हमारा चला था, और दोस्तों आप सभी को बता दूं, आपको जो है चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो 9 बजे, मतलब ये 9 बजे आज मॉर्निंग में क्लास होती है, 9 बजे मॉर्निंग में और 9 बजे ही रात में। तो वो मास्टर क्लास होती है, सारे चैप्टर वाइज चैप्टर होता है। तो इस समय आदिकाल चल रहा है, तो आदिकाल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कर लिया करो। तो आदिकाल में देखिए सबसे पहले जो मैं बताऊँ आपको प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं। चंद्रप्रदास जी हैं, बिल्कुल सही है। मधुकर हैं और दलपति विजय हैं। तो आप सभी जान गए हैं कि इसके अंदर नामदेव जो है एकदम जो है सही इसके अंदर उत्तर हो जाएगा। जो कि इसमें पूछा गया था कि वीर गाथा काल के जो कवि नहीं है, तो कौन नहीं है? मधुकर, वो बिल्कुल नामदेव, नामदेव ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, है ना। तो मधुकर कवि इसमें नहीं है, बिल्कुल। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर आपको पूछा गया कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, बताइए। ए चंद्रदाई, बी जागनिक या दिलपति विजय या विद्यापति या दलपति विजय। बताइए सही विकल्प मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका सही विकल्प लगाएंगे। तो बताइए तीसरे का सही विकल्प क्या होगा? वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, चंद्रदाय जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इतने भी कम जो इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, सभी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा आप सभी की स्क्रीन पे, और आशा करते हैं सही विकल्प बताएंगे आप सभी इसका भी। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है। और आपको बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन आया था ये लास्ट ईयर जो है बीएड में आया था, समझ गए। बीएड के एग्जामों में आया है, तो आपको मैं ये बता दूँ बीएड में आया था ये। तो नॉर्मल है, आपके ये ड्यू के एग्जाम में भी देखने को बहुत बार मिला है। तो बताइए पृथ्वीराज रासो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद बताया, मेरे को आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। तो बहुत ही मतलब मैंने इसमें नॉर्मल क्वेश्चन लिए हैं और मैं आप सभी को इसके अंदर सही स्कोर आपको बताता हूँ। 20+ आपका स्कोर रहने वाला है, मैं आप सभी को बता दूँ। 20+, जिसका स्कोर नहीं आएगा तो मतलब तैयारी ठीक नहीं है, तैयारी करो,
समझ गए। तो 20 से प्लस स्कोर करना, क्योंकि इसमें मैंने नॉर्मल क्वेश्चन रखे हैं जो कि छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, समझ गए। बीएड का हो गया या कोई आपके जो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम गए उनमें से क्वेश्चन है सारे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा आएगा यहाँ पर, कबीरदास की भाषा क्या थी? ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी या खड़ी बोली? तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका आंसर सही बताएंगे, मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने भी साथी बोल रहे हैं कि कबीरदास जी की जो भाषा थी सदुकड़ थी, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर, और आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? बिल्कुल रचनाकार कौन है आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन मैं आप सभी को बताता हूँ, इसके अंदर ऑप्शन है हमारे, ए तुलसीदास, बी केशवदास, या सी पद्माकर, या डी भूषण? तो शिवा बावनी जो है, ऑप्शन आप सभी को याद है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, भूषण इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो शिवा बावनी जो है रचनाकार कौन है? भूषण जी हैं। बिल्कुल आप सभी इसका सही विकल्प बता रहे हैं। जितने भी साथी ये देख रहे हैं सभी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है कर दिया करिए। जो भी इसके अंदर क्वेश्चन अगर कोई गलत भी हो जाता है, मेरे से कोई क्वेश्चन गलत लग जाता है, ऑप्शन गलत लग जाता है, तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए, क्योंकि जो भी आगे के जो स्टूडेंट्स आएंगे उन सभी को पता चल जाए। क्योंकि मैं अब इसमें बता नहीं पाऊंगा ना, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, जैसे कि इसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे ठीक ठीक से क्वेश्चन होते हैं, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर। यहाँ आपको पूछा गया है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे कौन? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी मैथिली शरण गुप्त जी, या डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी? तो चारों ऑप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आपको बताना है छंदों से परिधि से मुक्त करने वाले कवि। तो यहाँ पर मैं आप सभी को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को आना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा मतलब एग्जामों में देखा है, और जब भी मैंने इस क्वेश्चन को अपनी मॉक टेस्ट की श्रृंखला में इसके स्थान दिया, समझ गए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही विकल्प होगा। छंदों से परिधि से मुक्त करने वाले कवि जो हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसका सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर, और तितली तितली किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास, या डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? तो तितली एक मतलब इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया है ये, और मैं बता दूं ये जो है ड्यू के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें मैंने देखा था, तभी मैंने यहाँ से आपको लिया है। तो तितली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद इसका सही विकल्प हो जाएगा। जितने भी मेरे साथी कह रहे हैं भैया इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पे, और यहाँ से पूछा गया कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, या सी सुमित्रानंदन पंत, या ऑप्शन नंबर एक और है हमारा डी निराला? तो बताइए इसके अंदर सही विकल्प क्या होगा हमारा। बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप सभी को आना भी चाहिए। अतीत के चलचित्र, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर, यहाँ पूछा गया कि पल्लव के रचयिता कौन है? बताइए पल्लव के रचयिता कौन है? ऑप्शन में आप सभी को दोहराई देता हूँ, बताइए। ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा जी, या सी रामचंद्र शुक्ल जी, या डी जयशंकर प्रसाद जी? तो चारों ऑप्शनों में से सही विकल्प क्या होगा आप सभी से मैं आशा चाहता हूँ। पल्लव के रचयिता कौन है आप सभी को बताना है। तो यहाँ जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत जी। क्वेश्चन नंबर जो 11वां है हमारा यहाँ पर, तो मस्तुत मतलब जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं उसको मैंने यहाँ पे रखा है, और आप बताएंगी कौन सी पंक्ति है और किस रचनाकार की है। देखिए मैं कब पंक्ति एक बार आपको दोहरा देता हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन ये आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और आपके जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस के वहाँ आया है। हम दीवानों की, ये आपको मैं बता दूँ, ये हमने 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ा था, एक चैप्टर था वहाँ पे ये क्वेश्चन था। तो 8वीं 9वीं 10वीं में इन तीनों क्लासेस में था, मैंने कुछ इतना कंफर्म है। हिंदी की बुक में ये जो है हमें एक बार हमने पढ़ा था। तो अब जब हम यहाँ एंट्रेंस देने आए, तो एंट्रेंस की तैयारी करें, तब हमने क्वेश्चन देखा कि हाँ ये तो मतलब जब हमने तैयारी करी थी, मतलब जब हम पढ़ रहे थे स्कूल के टाइम पे, तब हमने देखा था। तो कहने का मतलब वही है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, वही सारा का सारा आगे आता है। तो अगर अच्छे से अगर हम स्कूल की तैयारी कर लेते तो आगे हमें जो है कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। तो ये हमने स्कूल में पढ़ा था, तो आप बताएंगे हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, जहाँ चले वहाँ धूल उड़ाते जहाँ चले। बिल्कुल क्वेश्चन यही है, और ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, तो इसलिए मैंने इसको रखा। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा।
ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी भगवती चरण वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आप सभी से इसका मैं सही विकल्प चाहता हूँ क्या होगा। तो मेरे जितने भी साथी इसमें बोल रहे हैं कि भैया इसके अंदर ऑप्शन नंबर भगवती चरण वर्मा जी पे लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, एकदम सही विकल्प होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12वां आप सभी की स्क्रीन पे है और यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। ए श्याम सुंदर दास, बी सेठ गोविंद दास, सी रामचंद्र शुक्ल या डी राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा इसके अंदर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 13वां आप सभी की स्क्रीन पर और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चिंतामणि के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद जी, बी रामचंद्र शुक्ल जी या सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या डी माखनलाल चतुर्वेदी जी। इन चारों में से सही विकल्प क्या होगा, चिंतामणि के रचयिता कौन है बताइए। तो 13वें का आपसे मैं सही विकल्प चाहता हूं और आशा करता हूं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। तो रामचंद्र शुक्ल जी पे लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा। जितने भी मेरे साथी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। तो ये आपकी मॉक टेस्ट है, समझ गए। तो पार्ट वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य मेन चैनल जो है हमारा, आप सभी को पता ही होगा, हिंदी साहित्य मेन चैनल पे जाइए और वहाँ पे जो है 9 PM पे ही क्लास चलती है। इस समय आदिकाल चल रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो वहाँ जाके अपनी जो है मास्टर क्लास भी देखा करिए, समझ गए। ये मॉक टेस्ट होते हैं, वहाँ पे अपनी चैप्टर वाइज भी क्लास लीजिए, अच्छे से तैयारी हो जाएगी, अच्छे से किसी यूनिवर्सिटीज़ में नंबर आ जाएगा तो भविष्य सुधर जाएगा आप सभी का, समझ गए। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 14वां है, यहाँ पर आपको जो है पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको बताना है ये किस काव्य की पंक्तियाँ हैं। तो पंक्तियाँ मैं एक बार दोहराता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं हमारी किस काव्य की हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कामायनी, बी साकेत, सी यशोधरा या डी आशु। तो बताइए, इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामों में आया हुआ है क्वेश्चन। तो मैं आप सभी को, तो ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम जो आया था ग्राम पंचायत अधिकारी में हुआ था, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। तो ग्राम पंचायत में मतलब एक क्वेश्चन आया था ये। तो इसके अंदर बताइए इसके अंदर सही विकल्प क्या होगा। तो जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं और टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ इन सभी का मतलब निचोड़ होता है इन क्वेश्चनों में, और ये किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को करने में एकदम पूरे बढ़िया हो गए, परफेक्ट हो गए, तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, आप जब टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे तो आपको मतलब तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने अभी से बेस अपना सही कर लिया तो नेक्स्ट लेवल पे आप जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसका जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यशोधरा। और जो है अगली टेस्ट सीरीज होगी, जितने भी पंक्तियाँ होंगी उनको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एक ही लाइन में पूरा टाइप कर दिया और इसमें गैप नहीं दिया तो इसमें पूरा आया नहीं। कोई नहीं, थोड़ा बड़ा करने की हम इसमें थोड़ी सी कोशिश करेंगे और नेक्स्ट आपको जो मॉक टेस्ट आएगा उसमें आपका जो गैप इसमें मिल जाएगा और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत छोटा आ रहा है इस समय। बिल्कुल, तो फिर नेक्स्ट कट ऑफ में आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो होगा हमारा उसमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 15वां है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं और ये भी जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाजे से। तो बताइए इसमें जो आपको मैं एक बार पंक्तियाँ बता देता हूँ। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ऊषा ने हंस अभिवंदना की और पहनाया हीरो का हार। तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो कहाँ की हैं, किससे रचयिता कौन है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है हमारा रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद या सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी मैथिली शरण गुप्त। तो बिल्कुल इसमें ऑप्शन जो हमारा थोड़ा दिख ही रहा है, छोटा हो चुका है, तो बिल्कुल जयशंकर प्रसाद यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आप सभी को याद भी रखना है और आपको ऑप्शन तो आपने देख ही लिया था, क्योंकि थोड़ा सा छोटे करने के चक्कर में ऑप्शन आ गया, समझ गए। तो बिल्कुल इनके ऑप्शन भी इसी में मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ में आपको ज़रा सी भी मतलब दिक्कत ही नहीं होगी, आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर मिलेगा और अच्छे से आप तैयारी भी कर सकते हैं। और आपकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16वां भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आपको पूछा है कि आंचलिक जो रचनाएं हैं, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए देश विशेष से, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र विशेष से, ऑप्शन नंबर सी लोक विशेष से, ऑप्शन नंबर डी जाति विशेष से। तो जितनी भी आंचलिक रचनाएं होती हैं, मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारी आंचलिक रचनाएं होती हैं किससे संबंधित होती हैं, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और
ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और ये जो होती हैं आंचलिक जितनी भी रचनाएं होती हैं हमारी क्षेत्र विशेष से होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है, बताइए। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास या डी केशवदास। तो निर्गुण भक्ति काव्य का जो प्रमुख कवि माना जाता है इन तीनों ऑप्शनों में से, इन चारों ऑप्शनों में से कबीरदास जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के मतलब एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन जो आया था ये बीएड में आया है 2005 में, समझ गए। बिल्कुल, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों धीरे धीरे जो है आपके क्वेश्चनों का लेवल अप किया जाएगा, और स्थापना तर्क के क्वेश्चन जो हैं ये भी आएंगे। हल्की फुल्की इसके अंदर हम थोड़ी व्याकरण भी ऐड करेंगे, क्योंकि बीएचयू के भी स्टूडेंट्स हैं इसमें, तो सभी को मतलब लेके एक अच्छी श्रृंखला बनाई जाएगी। 25 क्वेश्चनों की एक अच्छी श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें कि जेएनयू को भी लिया जाएगा, डी को भी, बीएचयू को भी, समझ गए। तो बताइए यहाँ पे जो आपका 18वां क्वेश्चन लगा हुआ था, श्रद्धा किस कृति की नायिका है, आपको बताना है। श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा कामायनी, बी कुरुक्षेत्र, सी रामायण या डी साकेत। तो इसमें बताना है सही विकल्प क्या होगा। तो जितने भी हमारे साथी बोलेंगे ये नायिका जो है ये कामायनी की है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है हमारा 19वां चल रहा है, और यहाँ पे भी प्रस्तुत पंक्तियाँ आई हैं। मैंने 3 4 5 इसमें महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रखी हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, मतलब रिपीटेड हैं असल में। तो यहाँ पे जो है 19वां क्वेश्चन देखेंगे, तो मैं एक बार पंक्तियाँ दोहराता हूँ, आप सभी सुनेंगे। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, समझ गए। तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए न पान। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन है। ए रहीम, बी कबीरदास, और जो है रसखान, और डी बिहारी जी। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा। इसमें आशा करता हूँ मैं सभी साथी इसमें सही विकल्प बताएंगे। तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए न पान। प्रस्तुत पंक्तियाँ ऑप्शन नंबर ए से ली गई हैं, और रहीम इसके रचयिता हैं, समझ गए। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर आपका। यहाँ पे भी मैंने प्रस्तुत पंक्तियाँ रखी हैं। तो इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ इसलिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे पंक्तियाँ पूछी हुई हैं, तो इसलिए पंक्तियों को इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड किया गया है। तो बताइए जो 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। ऑप्शन में दोहराऊंगा, आप सभी सुनेंगे और अच्छे से सही विकल्प का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिचंद्र, और बी माखनलाल चतुर्वेदी, या सी रामधारी सिंह दिनकर, या डी राम नरेश त्रिपाठी जी। तो तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं हमारी ऑप्शन नंबर ए, जितने भी मेरे साथी बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए भैया, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा उनका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21वां, ये भी इंपॉर्टेंट है, पंक्तियों का है, और आप सभी ने ये सुना ही होगा, आप जब स्कूल्स में थे तो ये बहुत बार बोला गया था। तो जितने भी इसमें पंक्तियाँ आई हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैं एक बार दोहराता हूँ, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे इन चारों में से कौन से इसके रचयिता होंगे। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली, वह तो झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ामों में बहुत बार पूछा गया है, और ये एग्ज़ाम मतलब ऐसे एग्ज़ामों में पूछा गया जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी हैं, और ये आपका जो है पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया था। मैं आपको बता दूं पीजीटी 2005, समझ गए, 2005 में पूछा गया था पीजीटी में। और ये जो क्वेश्चन है इसका सही विकल्प बताएंगे, सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, या महादेवी वर्मा। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही विकल्प जो होगा आप सभी को बताना है। तो जितने भी बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, एकदम सही विकल्प हो जाएगा मेरे उन सभी भाई बहनों का। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है हमारा 22वां क्वेश्चन होगा, और प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं ये भी, और प्रस्तुत पंक्तियों में आपको जो है अच्छे से देखना है कि और याद करनी है, रटनी है, समझ लो एक तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में और आपको दिक्कत नहीं करेंगे अगर आपने मॉक टेस्ट में किए हुए हैं। क्योंकि बच्चों के जब कमेंट देखेंगे आप, तो बच्चों ने क्या कहा है कि भैया जो आपने मॉक टेस्ट में प्रश्न कराए थे यथास्थिति वैसे ही जो ड्यू के मॉक टेस्ट में जो आपने मॉक टेस्ट कराए थे वो ड्यू के एग्जाम में देखने को मिले हैं।
तो 100 में से 90 प्लस क्वेश्चंस मतलब आपके ड्यू के एग्ज़ाम में आने का मतलब है मॉक टेस्ट अच्छे से करिए। और जो मैं मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन कराता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, ये किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रश्न होते हैं, और जो एग्जामिनर होता है वो ऐसे ही क्वेश्चंस को रिपीट करता है जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। समझ गए? एग्ज़ाम ओरिएंटेशन होते हैं। समझे? एग्ज़ाम ओरिएंटेशन अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो उसको हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो आपके मॉक टेस्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मॉक टेस्ट में मैंने उन सभी प्रश्नों को रखा है जो किसी न किसी एग्ज़ाम के हैं। तो 22वां क्वेश्चन है यहाँ पर, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। सखी वह मुझसे कहकर जाते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए अज्ञे, बी मैथिली शरण गुप्त, या हाँ बी हमारा जयशंकर प्रसाद, सी मैथिली शरण गुप्त, या डी हरिओध जी है। दोस्तों ये हरिओध जी है, तो हरिओम हो गया है, तो हरिओध है ये, याद रखिए। तो ऑप्शन ये तो है नहीं हमारा, तो इसमें सही विकल्प बताएंगे आप क्या होगा। तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, इन तीनों में से आपको ढूंढना है, ये तो है ही नहीं, समझ लीजिए ये है नहीं। तो बताइए इन तीनों में से सही कौन सा होगा? सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त पे लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां है, और यहाँ पर अभी जो है इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, और आपको बतानी है ये पंक्तियाँ कहाँ की हैं, समझ गए, और इसके रचयिता कौन है। तो हम आपको एक बार पंक्तियाँ दोहराते हैं और आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मृत भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावें वीर अनेक। बताइए, प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा। मृत भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावें वीर अनेक। तो इसमें सही विकल्प बताइए क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सटीक उत्तर आपको पहचानना है, इन चारों में से ही। समझ गए? तो बिल्कुल बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सत्यनारायण पांडे, बी मोहनलाल सिंह, या सी बालकृष्ण भट्ट, या डी माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, और ये जो है वक्ता परीक्षा हुई थी, जो कि आपको बता दूँ बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो और इसका जो मतलब ये क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम का है ये, समझ गए। तो बिल्कुल बताइए इसका आंसर क्या होगा। जितने साथी बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिरी के 2 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, करके जाइए, और लास्ट में अपना स्कोर बताइए 25 में से क्या है। थोड़ा सा कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज मैंने जो है पंक्तियाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा धर दी। कहने का मतलब 6 से 7 पंक्तियाँ इस बार मैंने इंपॉर्टेंट रखी हैं, और इंपॉर्टेंट है इसलिए रखनी ज़रूरी है आपके मॉक टेस्ट में, क्योंकि यथास्थिति वैसे ही क्वेश्चन तभी आ सकेंगे जब हम एग्ज़ाम के लिहाज जैसे क्वेश्चन कराएंगे, समझ गए। बिल्कुल, तो फिर बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24वां है आप सभी के सामने। यहाँ पे भी आपको जो है प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं उसके रचनाकार पूछा गया है। बिल्कुल, तो क्वेश्चन हमारा, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। दरवाजे से चंडालगढ़ी तक नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं किसकी हैं, बताइए। तो आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया ना। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए राहुल शंकरत्यान जी, या बी रामचंद्र शुक्ल जी, या सी महादेवी वर्मा जी, या डी राजेंद्र प्रसाद जी। तो दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, तो राहुल शंकरत्यान जी ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। जो भी मेरा साथी बोलेगा भैया ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। और चलिए इस क्वेश्चन को हम कमेंट बॉक्स में नहीं रखते हैं, थोड़ा किसी को नहीं भी पता होगा और किसी को पता भी होगा तो बहुत बढ़िया है। 25 में से आपका 25 में से जो भी आपका स्कोर रहेगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पूछा गया कि भूषण की कविता का प्रधान स्वरूप क्या है। तो भूषण की कविता का जो प्रधान स्वरूप है आप सभी को जाना है कि व्यंग्यात्मक, कारुणिक, श्रृंगारिक, या प्रशस्तिप्रक। तो बता दूं मैं आप सभी को, भूषण की जितने भी कविता है उनका जो प्रधान स्वरूप है वो प्रशस्तिप्रक रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। 25 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, और बस यही है आपका। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहना है। और जितने भी साथी न्यू हैं उन सभी से कहना चाहूँगा मैं, आप सभी जीके जीएस की क्लास होती है आपकी 6 बजे, जो शाम के समय 6 बजे क्लास होती है। करंट अफेयर्स और जीके जीएस की इंपॉर्टेंट होती है वो एग्ज़ाम की। आप सभी के जो सीयूईटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं जेएनयू, बेचू, जामिया, डी और एमयू के लिए, उन सभी के लिए वो जीके जीएस की क्लास इंपॉर्टेंट होती है। कॉमन एप्टीट्यूड में जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं तो उनमें वो बहुत
जो है अहम रोल अदा करेंगे। तो आप वो भी क्लास करा करिए। 6 बजे क्लास होती है आपको मेन चैनल पर, वो 6 बजे क्लास होती है, शाम के 6 बजे मेन चैनल पे क्लास होती है। और जो कि मास्टर क्लास है 9 बजे रात में क्लास शुरू होती है मेन चैनल पर। यहाँ पे आपको टोटली मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको वहाँ पढ़ना है, आपको क्लास लेनी है, क्लास लेने के बाद इस चैनल पे आके आपको मॉक टेस्ट देना है। तो बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करते ही रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। जो भी आपके दोस्त हैं जो भी एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा क्लास में बच्चे नहीं रहेंगे, तो फिर मेरे लिए मतलब मेहनत करने का कोई वो नहीं है। समझ गए? अगर 200 से 250 बच्चे तक अगर इसमें क्लास में मॉक टेस्ट दें, अच्छा रहेगा। क्योंकि जो लास्ट मॉक टेस्ट हुआ था, पहला मॉक टेस्ट हुआ, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ 300 प्लस तक बच्चे जो हैं मॉक टेस्ट दे चुके हैं। और अभी जो मैं आपको बता दूँ, अभी जो इस समय का जो मतलब रह रहा है वो 250 बच्चे हो गए, 200 प्लस, 250 प्लस इसने आ रहे हैं। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करिए अपने दोस्तों को। मेन चैनल पे ज़्यादा व्यू आ जाते हैं और जब सेकंड चैनल पे वीडियो डालते हैं तो कम व्यू आते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड चैनल के बच्चे हैं वो फर्स्ट चैनल पे नहीं आए हैं, मतलब फर्स्ट चैनल के सेकंड चैनल पे नहीं आए, तो उन सभी को ऐड कराइए। जो भी आपके दोस्त हैं उन सभी को शेयर करिए। समझ गए? और आप सभी की जितनी भी सीसीटी की क्लासेस हैं आपको मिलती ही रहेंगी निरंतर। बिल्कुल आप सभी जुड़े रहें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप सभी वहाँ ज्वाइन होंगे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। तो बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।